जय हो। हम सुन रहे हैं महान सम्राट विक्रमादित्य के जीवन चरित्र से कुछ प्रसंग। उनके जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग जब प्रतिष्ठानपुर के राजा शालिवाहन की पुत्री सुकोमला, जो कि नरद्वेषी थी, उसके साथ उन्होंने छल से, बल से, युक्ति से विवाह किया और विवाह के पश्चात उसे गर्भवती अवस्था में ही छोड़कर अपनी नगरी अवंती की ओर चले गए। जब सुकोमला की पुत्र हुआ देव कुमार, वह बड़ा भी हो गया, अपने नाना के यहाँ ही रहता था। उसे अपने पिता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। एक दिन जब पिता संबंधी जिज्ञासा हुई और उसने अपनी माता से पूछा, माँ ने अपने विवाह की सारी घटना बताई और जब उसे ज्ञात हुआ कि उसके पिता कोई देव नहीं है, अपितु वे तो उज्जैनी के महाराज विक्रमादित्य हैं, तो वह अपने पिता से मिलने के लिए अवंती की ओर प्रस्थान कर गया। अवंती पहुंचकर देव कुमार ने सोचा कि जिस तरह से मेरे पिता ने मेरी माँ के साथ छल से विवाह किया, युक्ति से विवाह किया, उसी तरह मैं भी अपने पिता को अपने पराक्रम से चमत्कृत करना चाहता हूँ। मैं उनसे जाकर के सीधा सीधा कि मैं आपका पुत्र हूँ, इस तरह से नहीं मिलना चाहता, बल्कि मैं भी उनको अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से चमत्कृत करके दिखा देना चाहता हूँ कि मैं उन्हीं का पुत्र हो सकता हूँ। इस तरह से उसने अपनी योजना बनाई और फिर वह अवंती की ही एक वेश्या काली के यहाँ पर सर्वहर चोर के रूप में रहने लगा। अवंती में उसने विजयदायिनी और अदृश्यकारिणी ये दो विद्याएं भी सिद्ध की और इन विद्याओं के प्रभाव से अब वह चोर के रूप में सबसे पहले ही राजा के राजमहल में चोरी करता है। राजा के राजमहल में चोरी करके उनके वस्त्र और आभूषणों की पेटी को चुरा करके काली को लाकर दिया। जब काली वेश्या ने देखा ये चोर तो बड़ा ही साहसी है, पहले ही दिन इसने राजा के राजमहल में चोरी कर दी। पहले तो वह बड़ी प्रसन्न हुई, किंतु फिर उसने उस चोर से कहा, सर्वहर तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने सबसे पहले ही राजा के राजमहल में चोरी कर दी। पहले तुम नगर के दूसरे श्रेष्ठियों के यहाँ चोरी करते, फिर राजा के महल में चोरी करते। उसे यह डर सताने लगा कि राजा के राजमहल में चोरी की है तो निश्चित ही राजा अथवा अमात्य अथवा नगर रक्षक अथवा राजा के कुशल गुप्तचर निश्चित ही इस चोर को पकड़ लेंगे और इस चोर के साथ साथ मैं भी मारी जाऊंगी। तब सर्वहर चोर रूपी देव कुमार ने काली वेश्या को सांत्वना देते हुए कहा कि काली तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। मुझे यहाँ के गुप्तचर तो क्या, नगर रक्षक स्वयं भी नहीं पकड़ सकता, और नगर रक्षक ही क्या, मुझे स्वयं यहाँ के महाराजा अथवा अमात्य और मंत्रीगण भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए तुम पर कोई संकट नहीं आएगा, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, तुम सर्व प्रकार से निश्चिंत रहो। देव कुमार की इस सांत्वना को पाकर काली वेश्या संतुष्ट हुई और जैसा कि उसने उस सर्वहर चोर से वादा किया था कि वह दिन के समय राजा की जो भी योजना होगी, जो भी नगर में चर्चा होगी उस चोरी के विषय में, उसकी सारी खबरें, उसकी सारी सूचना वह चोर को लाकर के देगी। तो अपने वादे के अनुसार काली वेश्या अब नगर में चल दी चोरी के बारे में जन चर्चा को सुनने के लिए, और राजा उस चोरी के प्रति आगे क्या योजना बनाते हैं, उस चोर को पकड़ने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं, ये सारी बातें जानने के लिए काली तो नगर में चल पड़ी। इधर प्रातः काल जब राजा ने अपने वस्त्र और आभूषणों की पेटी को नहीं पाया तो उन्होंने रानी कमलावती से पृच्छा करी कि वस्त्राभूषणों की पेटी कहाँ गई। रानी ने कहा, रात को तो यहीं रखी थी। राजा ने देखा पेटी कहीं नहीं मिली और तब उन्हें लगा कि ये कैसे हो गया, ये तो बड़ा भारी चमत्कार हो गया। इतने अभेद्य किले के और इतने सशस्त्र पहरेदारों के होते हुए महल में भला कौन चोरी कर सकता है? क्या कोई दूसरा खप्पड़ चोर पैदा हो गया? अब राजा सोचने के लिए मजबूर हो चुके थे। राजा ने इस चोरी की घटना की सूचना
अपने प्रमुख मंत्रियों और नगर रक्षक को दी। नगर में चारों ओर गुप्तचर दौड़े गए, पद चिन्हों की खोज भी की गई, लेकिन कहीं कुछ भी हाथ नहीं लगा। तब प्रातःकाल राजा ने प्रमुख मंत्रियों की और नगर रक्षक इत्यादि की मंत्रणा की, और मंत्रणा सभा में राजा ने सभी से यही कहा कि मंत्रियों, रात की चोरी वाली घटना से मुझे ऐसा लगता है कि राजमहल में किसी साधारण चोर ने चोरी नहीं की है, बल्कि यह कोई मंत्र सिद्ध दिव्य पुरुष है अथवा कोई विद्याधर है, और वह अपने आचरण से मानो मुझे यह कहना चाहता हो कि है कोई तुम्हारे नगर में ऐसा कोई मंत्र सिद्ध दिव्य पुरुष जो मुझे चुनौती दे सके, जो मुझे पकड़ करके दिखाए, जो मुझे प्रकट करके दिखाए। अगर कोई साधारण चोर होता तो निश्चित ही पकड़ में आ जाता, लेकिन कहीं कोई पदचिन्ह नहीं, कहीं उसका कोई सुराग नहीं। इसीलिए मेरा दिल मुझसे कहता है कि यह कोई साधारण चोर नहीं है, यह कोई प्रबल पराक्रमी वीर साहसी पुरुष है, और पहले ही दिन नगर में राजमहलों में चोरी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी यह अपना पराक्रम दिखाने के लिए चुप नहीं बैठने वाला, यह अभी नगर के और अधिक श्रेष्ठियों के यहाँ भी चोरी करेगा। इस प्रकार राजा के मुख पर चिंता की लकीरें स्पष्टतया दिखाई दे रही थी। राजा को चिंतित अवस्था में जानकर महामात्य मातृभट्ट ने राजा से कहा, प्रजा रक्षक, जैसे आपने खप्पड़ चोर का निग्रह किया, वैसे ही आप इस चोर का निग्रह करने में भी अवश्य सफल होंगे। किंतु आप अभी इस विषय में चिंता मत कीजिए। अभी राजसभा में पधारिए, और राजसभा में पधार कर सभा के मध्य पान का बीड़ा रखिए। जो कोई वीर और साहसी होगा वह इस चोर को पकड़ने के लिए बीड़ा अवश्य उठाएगा। ये एक पुरानी प्रथा है। राजमहलों में, राज दरबार में जब भी कोई विशिष्ट कार्य को करने के लिए खुला आमंत्रण देना होता था, तो स्वर्ण थाल में पान का बीड़ा रखकर घुमाया जाता था कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो वह उस बीड़े को उठा करके अपनी तरफ से अपनी भावना जाहिर कर दे कि हाँ, मैं इस चुनौतीपूर्ण कार्य को करने के लिए आगे आता हूँ, इसको स्वीकार करता हूँ। तो इस परंपरा के अनुसार भट्ट मात्र ने राजा को यह परामर्श दिया कि हमारे दरबार में कोई न कोई वीर और साहसी अवश्य होगा, इसीलिए अभी आप चिंता मत कीजिए। राजा को भी मंत्री का परामर्श पसंद आया, और परामर्श के अनुसार यथा समय अब महाराज विक्रमादित्य राज दरबार में पहुंचे। राज दरबार में स्वर्ण थाल में पान का बीड़ा रखकर सभा में घोषणा की गई। रात को राजमहल में 7वें खंड में राजा के वस्त्र और आभूषणों की पेटी किसी चोर ने चुरा ली है। राजा के यहाँ पर चोर ने हरण किया है, और जो कोई भी वीर उस पराक्रमी चोर को पकड़ने का हौसला रखता हो वह यह बीड़ा उठाए। राज्य की ओर से उस वीर को प्रचुर धन पुरस्कार में दिया जाएगा। वह चोर निश्चित ही बड़ा ही पराक्रमी है, क्योंकि वह राजमहल में कब आया, कैसे आया और कब और कैसे गया, इसका भेद कोई भी नहीं जान पाया है। इसीलिए अब जो कोई भी अपनी वीरता और साहस का परिचय देना चाहता हो वह यह बीड़ा उठाए। इस घोषणा के अनंतर वह स्वर्ण थाल पूरे दरबार में घूमा, किंतु किसी में भी साहस नहीं हुआ कि कोई उस बीड़े को उठाए, कोई उस चुनौती को स्वीकार करे कि वह जो ऐसा पराक्रमी चोर है जिसका भेद कोई नहीं जान पाया, राजा के कुशल गुप्तचर भी जिसका भेद नहीं पा सके, ऐसे उस पराक्रमी चोर को पकड़ने का साहस कौन करे। पूरी सभा में सन्नाटा था। सभी लोग सोच रहे थे चोर निश्चित ही बहुत वीर है, बहुत साहसी है, जिसने सर्वप्रथम राजा के राजमहल में चोरी करने का दुस्साहस किया। ऐसे साहसी चोर को पकड़ना स्वयं को संकट में डालना है। इसीलिए पूरी सभा मौन थी। सभा के सन्नाटे को तोड़ते हुए महामंत्री बुद्धिसागर ने सभी के भीतर उत्साह जगाते हुए अब उन्होंने कहना प्रारंभ किया कि क्या कोई भी इस राजसभा में ऐसा वीर और साहसी नहीं जो उस पराक्रमी चोर को पकड़ने का हौसला रखता हो?
क्या सभी को अपने प्राणों का मोह सता रहा है? स्वामी के कार्य के लिए यदि हमारे प्राणों को भी हमें देना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जो राजा का कार्य करे वही तो सच्चा राज सेवक होता है, वही सच्चा राजभक्ति है। हम सभी को ऐसे अवसरों पर अपनी राजभक्ति अवश्य दिखानी चाहिए। इन उत्साहपूर्ण वचनों को सुनकर राज दरबार में ही विराजमान नगर रक्षक सिंह के भीतर हौसला जगा और उसके भीतर भी उत्साह जगा। उसने सोचा कि मुझे अपनी राजभक्ति का परिचय अवश्य देना चाहिए, इसलिए वह उठा और उसने उस बीड़े को उठा लिया और अब उसने प्रतिज्ञा करी कि राजन, मैं 3 दिन और 3 रात्रि के भीतर उस पराक्रमी चोर को अवश्य पकड़कर आपके सम्मुख उपस्थित करूंगा, और यदि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो जो दंड आप चोर को दे वही दंड आप मुझे दीजिएगा। इस तरह नगर रक्षक सिंह ने अब चोर को 3 दिन 3 रात के भीतर पकड़ने की प्रतिज्ञा कर ली है। यह सूचना जन चर्चा के माध्यम से काली वेश्या को भी प्राप्त हो गई और वह इस बात की सूचना अपने घर पहुंचकर उस सर्वहर चोर को देती है। सर्वहर चोर ने सारी बातें सुनकर काली वेश्या से कहा, सिंह की प्रतिज्ञा के तीसरे दिन मैं उसे उचित शिक्षा दूंगा। और फिर उस सर्वहर चोर रूपी देवकुमार ने काली वेश्या से पूछा कि सुंदरी, तुम मुझे नगर रक्षक सिंह के परिवार का परिचय दो। उसके परिवार में और कौन कौन लोग हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे वे लोग रहते हैं, इन सब बातों की जानकारी तुम मुझे दो। तब सर्वहर चोर रूपी देवकुमार के इन प्रश्नों को सुनकर काली वेश्या ने उसका जवाब दिया। उसने कहा, हे पराक्रमी चोर, नगर रक्षक सिंह के परिवार में उसके अतिरिक्त 3 प्राणी और रहते हैं। एक तो उसकी पत्नी, दूसरी उसकी विधवा बहन जिसका नाम है शोभा, और तीसरा उसका भांजा जिसका नाम है श्यामल। लेकिन इस समय उसके घर में सिर्फ 2 ही प्राणी हैं, एक उसकी पत्नी और दूसरी उसकी बहन शोभा। जो उसका भांजा श्यामल है वह 7 वर्ष पहले तीर्थ यात्रा करने के लिए गया था, किंतु अभी तक लौटा नहीं है। हाँ, लेकिन निकट भविष्य में उसके घर आने की संभावना अवश्य है। फिर उस वेश्या ने अपनी बात में और आगे बात जोड़ते हुए कहा कि वह जो भांजा श्यामल है उसकी आयु भी तुम्हारी ही जितनी है और उसके चेहरे की कांति इत्यादि भी तुम्हारे ही समान है। यह सारी बात सुनकर अब चोर ने काली वेश्या से कहा कि ठीक है, धन्यवाद तुम्हारा। अब मैं नगर में जाता हूँ और जब भी मैं रात को आऊँ, द्वार खटखटाऊं, तुम तुरंत द्वार खोल देना। अब देवकुमार, जो कि सर्वहर चोर के रूप में है, अपनी आगे की योजना को अंजाम देने के लिए चल पड़ा। इधर नगर रक्षक सिंह, जिसने प्रतिज्ञा की थी कि 3 दिन और 3 रात के भीतर वह उस चोर को पकड़कर दिखाएगा, उसने भी अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए नगर के प्रत्येक चौराहे, तिराहे और दौराहे पर अपने सशस्त्र सैनिक लगा दिए। नगर की हर गली पर, हर घुमाव पर, हर नुक्कड़ पर, हर मोड़ पर उसने अपने सशस्त्र पहरेदार बिठा दिए और स्वयं भी पूरे नगर में नंगी तलवार लिए भ्रमण करने लगा। किंतु 2 दिन और 2 रातें बीत गई। आज तीसरा दिन हो चला था और 2 दिन पर बीतने पर भी चोर का कहीं कोई पता नहीं लग पाया था। इसीलिए नगर रक्षक सिंह, अब उसे कोई आशा भी नहीं रही कि आज के अंतिम दिन वह चोर को पकड़ पाएगा, क्योंकि 2 दिन 2 रात्रियां बीत चुकी है। वह पूरी तरह से सजग है, उसके सारे आरक्षी दल सजग है, सशस्त्र है, किंतु चोर का कहीं कोई पता नहीं लग पाया। कहीं कोई पद चिन्ह नहीं, कहीं कोई भी किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं, सर्वत्र शांति है। तो अब वह बड़ा ही उदास हो चुका था, क्योंकि अब उसे अपने प्राणों का मोह सता रहा था। अब उसे कोई आशा नहीं रही कि आज के दिन भी वह चोर को पकड़ पाएगा। इसी चिंता और उदासी के चलते वह आज नगर के पूर्वी द्वार पर आया
और पूर्वी द्वार पर खड़ा वह अब अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था कि यदि मैं इस प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं कर पाया तो आगे मेरा क्या होगा। निश्चित ही वह बहुत उदास था, उसका चेहरा बहुत ही उतरा हुआ था, बड़ा ही म्लान मुख वह नगर के पूर्वी द्वार पर खड़ा था। इधर देवकुमार ने अब अपनी आगे की योजना को अंजाम देते हुए तीर्थ यात्री का वेश बनाया। जैसे कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा करके आता है, उसी तरह से उसने भी गेरुए रंग के वस्त्र पहने, कंधे पर कावड़ रखी और कावड़ में तीर्थों के जल के स्थान पर उसने सरोवरों से भरे हुए जल के पात्र रखे। किंतु कावड़ में जल लेकर के और तीर्थ यात्री की वेशभूषा बना करके वह नगर रक्षक सिंह के सामने आया और नगर रक्षक के सम्मुख आकर के उसने मामा कहकर के उनको प्रणाम किया। नगर रक्षक सिंह ने जैसे ही उसकी ओर देखा, आश्चर्यचकित हो गए और आश्चर्य से उसको देखने लगे। तब कपटी तीर्थ यात्री के वेश में रहे हुए उस देवकुमार ने कहा, मामा जी, क्या आप अपने भांजे श्यामल को भूल गए? मैं आपका भांजा श्यामल हूँ। 7 वर्षों बाद गंगा, गोदावरी, कावेरी आदि तीर्थों में स्नान करके आज लौटा हूँ। जैसे ही ये बात सुनी, नगर रक्षक सिंह प्रसन्न हो गया और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, अच्छा तो तुम श्यामल हो, तुम तीर्थ यात्रा करके लौट गए भांजे। तुम्हारे चेहरे में बहुत ही परिवर्तन आ गया, इसीलिए मैं तुम्हें एकाएक पहचान नहीं सका। वैसे भी जब कोई व्यक्ति किशोर अवस्था से युवावस्था की ओर प्रवेश करता है, उस समय में चूंकि उम्र बढ़ रही होती है, तो व्यक्ति के भीतर शरीर में परिवर्तन घटित होते हैं, इसीलिए उस समय में हम व्यक्ति को पहचान नहीं पाते। तो नगर रक्षक सिंह ने भी अपने भांजे श्यामल से कहा कि इन 7 वर्षों में तुम्हारी पहचान बहुत बदल गई है, इसीलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि अब तुम आ गए हो। ऐसी बदली हुई पहचान में, बदले हुए रूप में, बदले हुए चेहरे में मैं ही क्या, अभी अगर तुम्हारी माँ, मेरी बहन शोभा और तुम्हारी मामी भी तुम्हें देखेगी तो एकाएक तुम्हें पहचान नहीं सकेगी। आंखों से दूर रहने पर इतने वर्षों में पहचान में अंतर तो बढ़ ही जाता है ना। तब कपटी तीर्थ यात्री श्यामल वेशधारी देवकुमार ने अपनी कावड़ से जल निकाल करके नगर रक्षक सिंह को तीर्थोदक दिया। तीर्थों का जल पीने के पश्चात नगर रक्षक सिंह कुछ संतुष्ट हुआ, चैन की सांस ली, किंतु अब भी उसके चेहरे पर वही उदासी स्पष्ट झलक रही थी। तब कपटी श्यामल ने पूछा, मामा, इतने वर्षों में मैं तो बड़े आनंद से तीर्थ यात्रा करके लौटा हूँ, आप अपनी हालचाल सुनाइए, आप कैसे हो? नगर रक्षक सिंह ने उससे कहा, श्यामल, इस समय तो तुम घर जाओ, मुझे तो आज संपूर्ण रात्रि यहीं पर बितानी है, मैं आज रात घर नहीं आ सकता। तुम आज की रात अपनी मामी और अपनी माँ के साथ बिताओ, मैं कल घर पर आता हूँ। ये बात सुनकर कपटी श्यामल ने नगर रक्षक सिंह को बड़े ही गौर से देखा और फिर कहा, मामा श्री, आप बहुत ही उदास नजर आ रहे हैं, आपका चेहरा उतरा हुआ है, लगता है आप किसी भारी चिंता से ग्रस्त हैं, आपको कोई बहुत बड़ी परेशानी भीतर ही भीतर सता रही है। क्या हुआ जो आज की रात आप ये स्थान छोड़कर घर पर नहीं आ सकते? कपटी श्यामल की ये प्रेम भरी बातें सुनकर नगर रक्षक सिंह को ऐसे लगा जैसे उसके घावों पर किसी ने ठंडा करने वाली औषधि रख दी हो। जब हम परेशानी में होते हैं और इस परेशानी के समय में कोई हमारा अपना हमसे सांत्वना जताए, हमारे दुख को सुनने के लिए अपनी उत्सुकता दिखाए, भले वह हमारे दुख को कम कर पाए या नहीं कर पाए, वह तो एक दूसरी बात है, किंतु वह हमारे दुख को जानना चाहता है, हमसे सहानुभूति रखता है, हमसे हमदर्दी जताता है, तो ये बात किसी को भी कितनी सुकून भरी लगती है। ऐसा ही सुकून नगर रक्षक सिंह को देवकुमार के इन वचनों को सुनकर हुआ। जब श्यामल ने कहा, मामा श्री, आप बहुत परेशान हैं, आप अपनी परेशानी का कारण बताइए।
तब नगर रक्षक सिंह ने अपने भांजे श्यामल को, जो कि असल में देवकुमार है, उसको नगर में घटित उस चोरी की घटना के बारे में संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और फिर कहा कि श्यामल, आज की रात मेरी अंत की रात है, क्योंकि आज तीसरा दिन हो चुका है और आज की रात्रि अंतिम रात्रि है। अगर मैं राजमहलों में चोरी करने वाले उस चोर को नहीं पकड़ पाया तो ना जाने कल का दिन कैसा उदित होगा। कल राजसभा में जब मैं राजा के सम्मुख अपनी असफलता को लेकर के जाऊंगा, अपनी हार दिखाऊंगा, तो राजा रुष्ट होकर के ना जाने मुझे कैसा दंड देंगे। बस इसी बात को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। इसी चिंता में मैं मरे जा रहा हूँ। श्यामल ने अपने मामा की बात सुनकर अपना चेहरा बड़ा ही गंभीर बनाया और गंभीर मुख मुद्रा बनाकर कहा, मामा, आपने ये अच्छा नहीं किया। आपने जो उस चोर को पकड़ने की प्रतिज्ञा की, ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उत्साह में आकर के आपने उस पराक्रमी चोर को पकड़ने की प्रतिज्ञा तो कर ली, किंतु आपने इसका परिणाम नहीं सोचा। आप ये तो जानते ही है ना, कहावत भी तो है कि राजा जोगी अगन जल, यहाँ की उल्टी रीत। राजा कभी किसी का सगा नहीं होता। चाहे आप नगर रक्षक हैं, आपका बहुत बड़ा सम्मानित पद है, किंतु राजा कभी किसी का मित्र हुआ है भला? अगर आप अपनी प्रतिज्ञा में असफल रहे तो राजा आपको कोई भी दंड दे सकता है। राजा जोगी, जो जोगी होते हैं, वे जोगी भी कभी किसी के सगे नहीं होते, कभी किसी के मित्र नहीं होते, क्योंकि वे तो अपनी साधना में है। अगर वे संसार के लोगों के साथ मित्रता बनाने लगे तो उनकी साधना अधूरी रह जाएगी, उनकी साधना खंडित हो जाएगी। इसीलिए कहावत है कि ना तो राजा किसी का सगा होता है और ना ही जोगी, जो योगी है, सन्यासी है, वह भी किसी का अपना नहीं होता। यानी वह किसी भी तरह के राग के बंधन में बंधता नहीं है, किसी से आसक्त नहीं होता। इसी तरह से अग्नि कभी किसी की अपनी थोड़ी होती है। अग्नि तो अपनी स्वभाव के अनुसार उष्णता दिखाती है। अगर कोई कहे कि ये अग्नि तो मेरी मित्र है, मैं इस अग्नि के साथ में बहुत वर्षों से रहा हूँ, तो ये अग्नि मुझे नहीं जलाएगी, ऐसा कदापि संभव नहीं है। अग्नि अपने गुण धर्म को कदापि नहीं त्यागती। उसी तरह से जल, वह भी अपना स्वभाव कभी भी नहीं छोड़ता। अगर हम प्रकृति के इन तत्वों को दुरुपयोग करेंगे, इनका शोषण करेंगे, तो ये सभी अपने अपने गुण धर्म के अनुसार ही बनेंगे। जल भी अपने गुण धर्म के अनुसार जब प्रलय काल में आता है, जब वह तूफानी वेग में बहता है, तो वह अपने वेग में अनेकों को बहा कर ले जाता है। फिर वह नहीं देखता कि इसने मेरी इतनी पूजा अर्चना की, इसने मेरे किनारे पर रहकर बहुत मेरी सेवा भक्ति की है, बहुत वर्षों से ये मेरा अपना रहा है, तो मैं इसको अपने वेग में नहीं बहाऊं, इसको मैं किसी तरह का कष्ट नहीं दूं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब अपनी अपनी स्वभाव के अनुसार, अपने अपने गुण धर्म के अनुसार ही जीते हैं। तो राजा जोगी अगन जल, ये किसी के अपने नहीं होते, ये किसी के सगे नहीं होते। राजा भी किसी का मित्र नहीं है। आपने चाहे उनको कितनी भी सेवाएं दी हो जीवन भर, किंतु इस प्रतिज्ञा में यदि आप असफल रहे तो जान लीजिए महाश्री, राजा आपको कितना भी बड़े से बड़ा दंड दे सकते हैं। अपनी इस प्रतिज्ञा में असफल रहने पर राजा निश्चित ही आपसे रुष्ट हो जाएंगे और रुष्ट होकर के वे आपके समस्त धन का अपहरण भी कर सकते हैं, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से देवकुमार ने नगर रक्षक सिंह को अब और भी अधिक चिंता में डाल दिया। कहाँ तो वह उसका अपना बनकर आया था, उसके घावों पर मरहम लगाने वाली बात कर रहा था, लेकिन जब उसने नगर रक्षक सिंह को राजा की क्रूरता भरा चेहरा दिखाया और कहा कि अब वह आपके घर का समस्त धन भी हरण कर सकता है, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, तो नगर रक्षक सिंह को भी सचमुच अब और अधिक चिंता हो गई। लेकिन उसे वह श्यामल बहुत ही अपना नजर आ रहा था। उसे लग रहा था कि सचमुच श्यामल उसकी आंखें खोल रहा है और अब उसके साथ में कुछ भी किया जा सकता है। राजा रुष्ट होकर के ना जाने उसे कैसा दंड देंगे। इसीलिए
उस नगर रक्षक सिंह ने श्यामल से कहा कि श्यामल, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सत्य है, किंतु अब मैं क्या करूं? मैं तो इस स्थान को छोड़कर जा नहीं सकता। अगर राजा कल के दिन मेरी प्रतिज्ञा की असफलता पर मुझे दंडित करता है और मेरे घर का सारा धन हरण कर लेता है, तो मैं क्या करूं इस समय में? इस समय तो अब तुम ही मेरा सहारा हो। तुम जल्दी से घर जाओ और घर जाकर के अपनी मामी से कहो कि घर का जितना भी धन है, जितने भी कीमती वस्त्र और आभूषण हैं, वे सभी तुम किसी गुप्त स्थान पर सुरक्षित रखवा दो। तुम ही घर जाओ और ये मेरा सारा कार्य तुम ही करो। ये बात सुनकर श्यामल ने बड़े ही गंभीरता भरे स्वर में कहा कि बात तो ठीक है मामा श्री, वह तो मैं कर दूंगा, अपने धन को किसी गुप्त स्थान पर सुरक्षित कर दूंगा, किंतु बात यह है कि जिस तरह से आपने मुझे पहचानने में देर करी, उसी तरह से मेरी मामी और मेरी माता श्री भी मुझे पहचान नहीं पाएगी। और फिर कदाचित उन्होंने मुझे पहचान भी लिया तो भी वे इतनी जल्दी, इतनी शीघ्रता से अपने घर का सारा धन मुझे ना सौंपे। हो सकता है उन्हें इस पर कोई आपत्ति हो, इसीलिए आप ऐसा कीजिए कि आप अपने एक विश्वस्त सेवक मेरे साथ में भेज दीजिए और मामी को यह संदेश कहला दीजिए कि आप भांजे श्यामल को अपने घर का समस्त धन दे दीजिए, ताकि मैं उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखवा सकूं। नगर रक्षक सिंह ने ऐसा ही किया। उसने अपने एक विश्वस्त सेवक को संदेश देकर के श्यामल के साथ में रवाना कर दिया। अब कपटी श्यामल नगर रक्षक सिंह के घर पर पहुंच जाता है उसके विश्वस्त सेवक के साथ में। घर में आकर के वह अपनी मामी को मामी कहकर के प्रणाम करता है और अपनी माता को माता के संबोधन के साथ में प्रणाम करता है। जैसे ही नगर रक्षक की बहन शोभा ने देखा उसका पुत्र आ गया है, वह बहुत ही प्रसन्न हुई। लेकिन तभी नगर रक्षक सिंह का जो सेवक था, उसने सिंह की पत्नी को समाचार देते हुए कहा कि आपके स्वामी ने आपके लिए यह संदेश कहलवाया है कि आप अपने घर की समस्त संपत्ति, जितने भी कीमती आभूषण हैं, जितने भी कीमती वस्त्र हैं, यहाँ तक कि हमारे घर में गड़ा हुआ जितना भी धन है, जितना भी सुवर्ण आभूषण रत्न मणि है, उन सभी धन को एकत्रित करके आप अपने भांजे श्यामल को दे दीजिए, क्योंकि अभी भी चोर को पकड़ने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं और आपके स्वामी ने कहवाया है कि चोर को पकड़ने की प्रतिज्ञा में असफल रहने के कारण राजा मुझे ना जाने किस रूप में दंडित करे। हो सकता है वह अपने घर का समस्त धन हरण करवा दे, इसीलिए आप अपना सारा धन अपने भांजे श्यामल को दे दीजिए। वह इसी समय शीघ्रता से अपने समस्त धन को सुरक्षित कर देगा। और इसी के साथ साथ उन्होंने आपसे यह भी संदेश कहवाया है कि आप भी किसी गुप्त और सुरक्षित स्थान पर छुप जाइए। आप और नगर रक्षक की बहन शोभा दोनों को ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की जिम्मेदारी अब भांजे श्यामल की है। इस तरह से यह संदेश, यह सूचना देकर के नगर रक्षक सिंह का सेवक तो चला गया। अब वह कपटी श्यामल अपनी मामी से कहता है कि आप शीघ्रता से अपना सारा धन एकत्रित कर दीजिए। नगर रक्षक सिंह की पत्नी ने तुरंत ही अपने घर का सारा ही धन एक स्थान पर जमा कर दिया और अपने भांजे श्यामल को सौंप दिया। भांजे श्यामल ने कहा, मामी, आपके शरीर पर भी जो कीमती आभूषण धारण किए हुए हैं, आप उन सबको भी उतार दीजिए। और इस तरह से कपटी श्यामल ने अपनी माँ और अपनी मामी के शरीर पर पहने हुए गहने भी उतरवा दिए, उसकी अंगुलियों से अंगूठियां भी उतारवा दी। इतना ही नहीं, उसने कहा कि आप दोनों ने जो ये कीमती महंगी साड़ियां पहन रखी है, ये महंगी साड़ियां भी उतार दीजिए और एक फटी पुरानी धोती पहन करके घर के एक कोने में चुप करके बैठ जाइए। सारा धन उसने लिया, अपनी कावड़ में रखा और कावड़ में लेकर के उन्हें जाने लगा और अपनी मामी से कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं अपना ये सारा धन किसी सुरक्षित स्थान पर रखवा दूंगा, जहां से राजा के गुप्तचरों को कोई भी खबर नहीं पहुंचेगी। हाँ, लेकिन आप इतनी बात का और ख्याल रखना
कि राजा के सेवक लोग आएंगे, अनुचर आएंगे और वे कपट वाणी में आपको आवाज देंगे। तो जो भी आपको आवाज दे, आप किसी की भी बात का कोई जवाब मत देना। आप बिल्कुल चुपचाप एक कोने में दोनों ही सुरक्षित होकर के रहना। मैं भी सुरक्षित किसी स्थान पर छुप जाऊंगा, सारा धन भी सुरक्षित रहेगा, किंतु आप कल के दिन में कोई तरह की प्रतिक्रिया ना कीजिएगा। कोई भी आपको आकर के आवाज दे तो कुछ भी मत बोलिएगा। इस तरह से उन अपनी माँ को और मामी को ये सारी बातें समझा करके कपटी श्यामल वो सारा धन अपनी कावड़ में लेकर के वहां से 9 2 11 हो गया। अब वो अपना सारा धन लेकर के तुरंत ही काली वेश्या के यहाँ पर पहुंचा और काली वेश्या से कहता है कि मैं नगर रक्षक सिंह का घर का सारा धन इकट्ठा करके ले आया। इसके पश्चात उसने किस तरह से नगर रक्षक सिंह को धोखे से अपना शिकार बनाया, इसकी सारी घटना उसने काली वेश्या को सुनाई। काली वेश्या ये सारी बातें सुन करके हैरान रह गई। उसने कहा, हे चोर शिरोमणि, तुम सचमुच ही बहुत वीर हो, तुम सचमुच बहुत साहसी हो, तुम सचमुच बड़े ही पराक्रमी हो, बड़े ही वीर हो और साहसी हो। चोरी करना कोई साधारण बात तो नहीं है, ये तो हम सब भी जानते हैं। और फिर वह तो ऐसा पराक्रमी चोर था जिसने सबसे पहले राजा के राजमहल में चोरी करी और अब नगर रक्षक सिंह के यहाँ पर उसने चोरी करी। जिस नगर रक्षक ने उस चोर को पकड़ने की प्रतिज्ञा की, उसी को उसने चूना लगा दिया है। अब काली वेश्या उसकी बड़ी ही तारीफ करती है और कहती है कि सभी लोग 1 से 100 तक की गिनती गिनते हैं, लेकिन तुमने तो 100 से 99 वाले क्रम में गिनती करी, यानी तुमने सबसे पहले राजा के यहाँ पर चोरी करी और अब राजा का जो प्रमुख है, जो नगर रक्षक कहलाता है, जो सारे लोगों को सुरक्षित रखता है, ऐसे महत्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित नगर रक्षक के यहाँ पर ही तुमने चोरी कर दी। सचमुच तुम्हारी साहस, तुम्हारी वीरता और तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है। अब काली वेश्या अपने वादे के अनुरूप फिर से चल देती है कि कल के दिन नगर रक्षक सिंह के यहाँ पर चोरी हुई है, उसके घर का सारा धन गायब हो चुका है और इस बात की क्या प्रतिक्रिया होती है। राजा सिंह को दंडित करते हैं या सिंह स्वयं ही अपनी ग्लानि के अंदर मर जाता है, क्या घटनाएं घटित होती है, ये सभी बातें जानने के लिए काली वेश्या नगर की ओर चल देती है और हम भी इंतजार करते हैं अगली कड़ी का, जिसमें हमें मालूम पड़ेगा कि अब नगर रक्षक सिंह के यहाँ की चोरी का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रतिक्रिया होती है। सुनते हैं